नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर अवेलेबल कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसको महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी फॉलो कर ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले, क्योंकि यही मोटिवेशन है हमारी पूरी टीम के लिए। ठीक है, तो आज देखेंगे कि किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला टॉपिक है फोर्थ ताइवान क्राइसिस। अभी हमने इसको पहले भी जो है इसको कवर किया था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। जैसे ही 1949 में चाइना रिपब्लिक एक गणराज्य बनता है ना, तो उसके साथ ही ये इशू जो है वो क्रिएट हो जाता है ना। क्यूमिनतांग जो पार्टी थी वो उसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी था, है ना। और तभी से वो ताइवान भाग जाते हैं वो लोग, ठीक है। और ताइवान को चाइना अपनी टेरिटरी मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को क्या मानता है, स्वतंत्र मानता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, उसी से संदर्भित ये आर्टिकल है और ये आपका जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, क्योंकि अभी यूएस ने यहां पर हस्तक्षेप किया है। उसका स्टेटमेंट आया है कि वो ताइवान पर अगर चाइना हमला करता है तो वो उसको सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा यहां पर टॉपिक है इमाम बाड़ा, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है ना। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर कई सारे जो है धार्मिक सभाओं का आयोजन वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, ये जीएस पेपर 1 का पार्ट है। इसके बाद थर्ड जो टॉपिक है इंडिया यूएस मैरीटाइम पार्टनरशिप, तो आप लोगों को बेका के बारे में पता होगा, लेमोया के बारे में पता होगा, है ना। उसी का कंटिन्यूएशन है ये, एक तरीके से मिलिट्री कॉपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है और ये मैरीटाइम जो आपका एस्पेक्ट है उससे संदर्भित है, ठीक है। तो ये भी जीएस पेपर 2 का पार्ट है। इसके बाद एडॉप्शन लॉज की बात करेंगे। कारा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से हमारे देश में बच्चों को गोद लेने की एक वैधानिक प्रक्रिया और उसको वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। तो इस आर्टिकल में यह बताया जा रहा है कि लगातार जो एडॉप्शन रेट है वो कम होता जा रहा है और जिन लोगों ने अडॉप्ट किया था कई बच्चों को, तो वो वापस करके जा रहे हैं। जो डिसेबल्ड लोग थे, जो आपकी लड़कियां हैं, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं वहां पर नई फैमिलीज के साथ, तो वो वापस करके जाते हैं। तो ये कॉन्सर्न का क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसको देखेंगे हम लोग। ये आपका सोशल इशू का पार्ट है, सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट में रख सकते हैं, पेपर में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक है आर्कटिक वार्मिंग, तो यहां पर अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जो पूरा का पूरा विश्व जिस दर से गर्म हो रहा है उससे बहुत ज्यादा दर से आपका आर्कटिक वाला रीजन गर्म हो रहा है और उससे वहां पर आइस मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो आइस अगर मेल्ट हो रहा है तो जो आपके समुद्र तट से लगे हुए देश है ना, तो वो आपके जलमग्न हो सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है ना। उससे बायोडायवर्सिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो उन सबको लेके ये आपका आर्टिकल है, थर्ड पेपर का पार्ट है, एनवायरमेंट पे रख सकते हैं आप इसको। तो जो पहला आर्टिकल है इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो सीधी बात है कि लगातार यहां पर चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी को जो है वो समर्थन करता है और हमेशा बोलता है कि ये आपका जो ताइवान है वो चाइना के मेनलैंड का पार्ट है, हमेशा बोलता है वो इसको, ठीक है। और इस पर हमेशा उसका स्टेक रहा है कि ताइवान को किस तरीके से जो है मेनलैंड चाइना में मिला लिया जाए और यहीं पर ताइवान का मानना है कि वो एक स्वतंत्र एंटिटी है, ठीक है ना। तो यही यहां पर क्या है,
कॉन्ट्राडिक्शन का, विरोधाभास का, संकट का, संघर्ष का विषय यही है। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की जो सीरीज है हमारी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन चीजों को बताया भी है, ठीक है, और वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर उपलब्ध भी है, आप उसको देख सकते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहां पर बता रहे हैं कि चाइना इसको एक तरीके से अपनी जो अपमान का एक संदर्भ है उसका लास्ट अवशेष मानता है, रेसिड्यू मानता है, जिसकी शुरुआत जब वो ओपियम वॉर शुरू होता है, पहला अफीम युद्ध जिसको बोलते हैं 1839 से 42, तो उसमें चाइना की जब पराजय हुई थी, है ना, तो उसको वो अपमान मानता है। और ये जो ताइवान का संकट है इसको वो अपमान का लास्ट रेसिड्यू या अवशेष मानता है। नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। इसके बाद यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजन है, ठीक है ना। सीधी बात है कि जैसे ही चाइना जो है स्वतंत्र होता है तो वहां पर जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है वो आ जाती है, और जो क्यूमिनतांग वहां पर पार्टी थी वो वहां से खदेड़ दिए जाते हैं और वो चले जाते हैं ताइवान में, ठीक है। तो वो अपने आप को स्वतंत्र बताते हैं और उसको चाइना अपना पार्ट बताता है। ये यहाँ पर संदर्भ है। अब यहाँ पर जो हिस्टोरिकल इसका कंटेक्स्ट बता रहे हैं कि ताइवान जो है इंपीरियल चाइना का पार्ट था, ठीक। उसके बाद जब जापान की कॉलोनी बन जाता है ये 1895 में, है ना, तब वो उससे अलग हो जाता है, ठीक है। मतलब जापानी जब तक उपनिवेश नहीं बना था ये, तब तक ये शाही चीन का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। इसी संदर्भ में चाइना बोलता है कि भैया ताइवान तो हमारा पार्ट है, हमारे अंदर है ये, ठीक है। तो ये जो दूसरा यहां पर पॉइंट बताया जा रहा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार जाता है तो ताइवान को चाइना के जो राष्ट्रवादी गणराज्य थे जिस पर कुओमिंतांग पार्टी का शासन था उसको वापस कर दिया गया था। अब जब 1949 में जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या हो जाती है, जीत जाती है। चाइना जब स्वतंत्र हो जाता है तो ताइवान में ये जो आपकी क्यूमिनतांग पार्टी थी वो भागकर चली जाती है ताइवान, ठीक है। और वो तब से स्वशासित द्वीप बना हुआ है। लेकिन जो आपका नेशनल रीयूनिफिकेशन करना चाहता है चाइना, बोलता है कि भैया ये हमारा अचूर्ण पार्ट है और ये हमारी संप्रभुता का हिस्सा है ना, नेशनल इंटीग्रिटी का ये आपका क्या है, संदर्भ है, रेफरेंस है, कंटेक्स्ट है, इसलिए जो ताइवान है हमारा पार्ट है, ठीक है ना। ये जो है वहां पर बार बार वही बातें हैं, कुछ भी नई चीज नहीं है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो पहला ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस था जिसको फार्मोसा क्राइसिस भी बोलते हैं, वो क्या था। तो ये जो पहला क्राइसिस स्टार्ट होता है, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, एक आपकी नेशनलिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जब दोनों के बीच में सशस्त्र संघर्ष स्टार्ट होता है ना, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि 1949 में जब चाइना में सिविल वॉर जो है खत्म होता है तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है और ये पार्टी जो है जो क्यूमिनतांग है और वो भागकर चले जाते हैं जो ये आपका द्वीप है, ठीक है ना। अब यहां पर सेकेंड जो आपका क्राइसिस है उसमें क्या किया गया था, तो यहां पर भी इस संघर्ष में भी आप देखेंगे तो जो चाइना की कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक है उसमें क्यूमिनतांग जो पार्टी है उसी के शासन में था ये ताइवान। तो उससे ताइवान को मुक्त कराने के उद्देश्य से जो यहां पर द्वीप हैं आपके, है ना, द्वीप जो है क्वी मोय जो लिखा हुआ है और मात्सु जो आइलैंड है वहां पर गोलीबारी वगैरह होती है, तो इसको करता है ना, ताइवान को अपने में मिलाने के लिए कौन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उसको सेकेंड क्राइसिस के रूप में जाना जाता है, ये 1958। अब 1949 के बाद जो है अब ये क्राइसिस और भी ज्यादा जो है वो सशक्त हो जाता है। अब ये थर्ड जो ताइवान स्टेट क्राइसिस है, तो 1995 में जो ताइवान के प्रेसिडेंट थे ली तेंग, तो वो विजिट करते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएस। अब यूएस जाते हैं, अब जैसे ही यूएस जाते हैं तो भैया ये टेंशन में आ जाता है चाइना कि मेरे राइवलरी है यूएस के साथ और ये यूएस के पास जा रहा है तो मतलब उससे बैकअप ले रहा है, तो फिर से वहां पर एक जो है टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है और वहां पर स्टार्ट किया जाता है चाइना के द्वारा मिलिट्री ड्रिल और मिसाइल टेस्ट। लेकिन वहां पर जब यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हुआ करते थे उस टाइम पे, तो जब वो रिस्पॉन्ड करते हैं किस तरीके से अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ताइवान स्ट्रेट में भेजते हैं, तो वहां पर फिर स्थिति कंट्रोल में आती है और बीजिंग जो है वहां से दूर हो जाता है। युद्ध की जो तीव्रता थी उसको कम करने के लिए उसको विवश होना पड़ता है। अब अभी वर्तमान में कंटेम्परी जो आपका ये इशू है ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो फिर से वही बात है कि अभी अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा की जो आपकी अध्यक्षा है नैन्सी पॉलिसी, उन्होंने ताइवान की यात्रा की। अब जैसे ही यात्रा की तो भैया चाइना फिर से एक्शन में आ गया और उसने वहां पर इंटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। मतलब वो सिंबॉलिक मैनर में बताना चाह रहा है कि भैया यहां आओगे, ये हमारा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र में हमको बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं करना
मतलब नहीं होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर वो ये बोलता है कि यह जो है हमारी संप्रभुता पर जो है क्वेश्चन मार्क है। क्यों आ रहा है यूएस वगैरह? वो तो अरुणाचल को लेके भी बोलता है कि बाहर के फॉरेन डेलीगेट्स नहीं आएंगे, तो उसकी एग्रेसिव पॉलिसी है वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर इस बार चाइना और भी ज्यादा इंटेंसिव है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का मैटर चल रहा है, तो यहां पर यूएस और पूरी जो वेस्टर्न पावर्स है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनके इंटरवेंशन के बाद भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। पूरे प्रतिबंध लगाने के बाद भी रशिया को रोक नहीं पाए। इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं यूएस की जो हेजीमनी है, आधिपत्य है, उसमें कमी हो रही है। जो हेजीमनी है वो कहीं ना कहीं जो है फॉल हो रही है। ठीक है ना, तो ये एक कारण हो गया। दूसरा ये कि चाइना की लगातार मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि चाइना रशिया की जो बॉन्डिंग है वो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद लगातार बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद चाइना का एक्सपेंसिव, मतलब यहां पर जो चाइना का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी बहुत सशक्त तरीके से चाइना ने किया है, वो भी उसकी एक स्ट्रेंथ है। उसके बाद आप देखेंगे साउथ चाइना सी में चाइना की हेजीमनी जो है वो लगातार बढ़ रही है ना, उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। ये पूरे वर्ल्ड के लिए कॉन्सर्न का एक सब्जेक्ट है ना, एक जो संदर्भ है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे आपके भारत है, सऊदी अरेबिया है, आपकी ऑस्ट्रेलिया है, जो आपकी उभरती वैश्विक शक्तियां हैं, तो इनकी हिंद प्रशांत क्षेत्र में आप देखेंगे तो इनके लीडरशिप में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता रहता है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद यहां पर यूएस का स्टैंड क्या है करंट क्राइसिस में? तो अभी तक जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां पर स्टेटमेंट नहीं आता था, कई आप सालों से देख रहे हैं यूएस से। लेकिन इस बार जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने डायरेक्टली पब्लिकली बोला है कि भैया अगर चाइना पे अटैक, चाइना का अटैक होता है ताइवान पे, तो हम ताइवान को बैकअप देंगे डिफेंस के रेफरेंस में बोला है उन्होंने। अब यहां पर इंडिया का स्टैंड, तो इंडिया का स्टैंड सीधा है कि भैया आप बोलते हो कि वन चाइना पॉलिसी को हम क्या करें, सपोर्ट करें, लेकिन आप वन इंडिया पॉलिसी को तो नहीं करते हो सपोर्ट। जेएनके के मैटर में है ना, जैसे ही हमने वहां पर उसको मतलब यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी बना दी है ना, संघ शासित प्रदेश बना दिया, तो उसको भी उसने नहीं माना। उसके बाद आप सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखते हैं, तो वहां पर भारत के संदर्भ में वो दोहरी नीति का पालन करता है। इसलिए भारत बोलता है कि हम क्यों तुमको वैसे सपोर्ट करेंगे, और मेन लैंड चाइना का पार्ट नहीं मानता वो, मतलब इंडिया जो है ताइवान को उसका पार्ट नहीं मानता है, बोलता है कि वो स्वतंत्र है। और अब ताइवान की स्वतंत्रता को भारत द्वारा सपोर्ट भी किया जा रहा है ना। इस संदर्भ में हमने आर्टिकल को भी क्या किया था, यहां पर कवर किया था। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस लिखने के लिए यहां पर दिए जाते हैं, आप लोगों में से कोई भी इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, और किसी ने पूछा भी था कमेंट बॉक्स में कि अगर लिखते भी है तो कहां पर इसको रखा जा सकता है, पोस्ट किया जा सकता है। तो मैंने बोला आप कमेंट यहां पे करिए, और जो आंसर आप लिख रहे हैं तो उसकी पीडीएफ की पिक खींच के आप टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है वहां पर पोस्ट करिए। ठीक है, लेकिन अभी तक भी एक क्वेश्चन का भी आंसर किसी ने नहीं लिख के दिखाया है। मैं डेली आपसे बोलता हूं, और पता नहीं मतलब डेली सुन के भी आप लोग अनसुना कर देते हैं, उसका रीजन क्या है? आप खुद से बात करिए, क्योंकि आप नहीं लिख के मेरी बात को नहीं मानने और मानने से बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप अपने आप से भाग रहे हो। और याद रखिएगा कि जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, थोड़ी सी कड़वी बात है, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे, डेली आप कितने वीडियोस देख लीजिए, लिखेंगे नहीं, कुछ भी रिटेन नहीं होगा। पढ़ना आवश्यक है, लेकिन अति आवश्यक ये है कि उसको बनाए रखना, उसको रिटेन करना, क्योंकि आपको साल भर बाद पेपर देना होता है। ठीक है, तो वो कब रिटेन होगा? जब हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे। हमारी आंसर राइटिंग तभी इनहैंस होती है जब हम लगातार आंसर राइटिंग करते हैं, और हमेशा दिमाग में चलता रहता है, बार बार बोलता हूं, एक बार पूरा पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ ले तब लिखेंगे। और वो दिन कभी नहीं आता, वो दिन कभी नहीं आता। 10-12 साल का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए और पढ़ाते हुए मुझे 8 साल हो गए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आदमी सोचता रहता है लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, वो दिन कभी नहीं आता। यूपीएससी के अटेम्प्ट भी खत्म हो जाते हैं, और वहां से कोई कैपेसिटी बिल्डिंग भी नहीं होती है। तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली और अपने आप से बात करिए, क्योंकि यहां पर हमारा जो है डायरेक्टली तो यहां पर किसी तरीके से आमना सामना तो हो नहीं रहा है ना, तो आप फ्री है, स्वतंत्र है, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी आपको स्वयं तय करना है। अकाउंटेबिलिटी पढ़ लेने बस से नहीं होगा, इंटीग्रिटी पढ़ लेने बस से नहीं होगा। आप खुद देखिए कि अपने प्रति आप कितने जवाब दें, अपने प्रति आप कितने उत्तरदायी थे,
है ना, तब दूसरे के उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता की बात करिए आप। ये सब आपके सिलेबस में, सिविल सर्विसेज के जो आपका सिलेबस है उसमें क्यों रखा गया है, इसीलिए वो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं, चाहे वो मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो। ठीक है, मेंस जो है आपका रिटन इंटरव्यू है एक तरीके से, उसमें आपकी पर्सनालिटी शो होती है कि आप कैसे उन क्वेश्चंस को डील करते हो जिनको आपने कभी देखा नहीं है ना, उसकी सराउंडिंग्स को आप पकड़ के किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो। तो यहां पर भी आपको वही करना है। आपने ऑलरेडी ये आपने आर्टिकल पढ़ा, इसी पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन है। क्या लिखने में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? चलिए, इतना टाइम ले लिया आप लोगों का, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और तो क्या ही बोल सकता हूं। सेकंड टॉपिक जो हमारा है इमामबाड़ा है, ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। और बड़ा इमामबाड़ा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये आपका लखनऊ में स्थित है, और यहाँ पर जो है जीर्णोद्धार का जो कार्य है वो प्रगति पर है। अब इमामबाड़ा क्या है, इसका लिटरल जो मीनिंग है वो क्या है, इमाम, जहां पर इमाम रहते हैं। ठीक है, ठीक, इमामबाड़ा जहां पर इमाम रहते हैं उनके बाड़े को इमामबाड़ा बोलते हैं। और ये वर्ड का मतलब ये है कि एक हाउस या एक ऐसी जो असेंबली हॉल है उसको बिल्ड किया गया है ना, मुहर्रम वगैरह का आयोजन करने के लिए। ठीक है, और मुहर्रम के पूरे महीने में जो है और अन्य कोई जो बहुत सारे विशेष अवसर हैं, यहाँ पर सभाएं जिसको मजलिस भी बोला जाता है, उन सबका आयोजन किया जाता है। बड़ा इमामबाड़ा की बात करें तो ये लखनऊ में अवस्थित है ना, लखनऊ में अवस्थित है। और भी बहुत सारे जो है आपके बाड़ा इस तरीके के देखे जाते हैं, लेकिन ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है वो बहुत फेमस है। इसको असफी इमाम बाड़ा भी बोला जाता है ना। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो बड़ा इमाम बाड़ा है ना। कई इमाम बाड़े लखनऊ में है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है। अब ये सेकंड लार्जेस्ट इमाम बाड़ा है इंडिया में, है ना। किसके बाद? तो भैया एक निजामत इमाम बाड़ा है जो मुर्शिदाबाद में बनाया गया था। किसके द्वारा? नवाब सिराजुद्दौला के बारे मतलब के द्वारा बनाया गया था। अब 1757, 1764, अगर बक्सर और प्लासी याद है तो आपको ये भी कंटेक्स्ट याद आ गया होगा, है ना। इस तरीके से हम रिवाइज करते हैं, हमको जरा सा एक पॉइंट मिला, हम फट से उन चीजों को रिवाइज करेंगे। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि ये पार्ट किसका है, तो ये याद रखना है, ये अवधि इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, उसी का पार्ट है। ठीक है, इसको बिल्ड किसके द्वारा किया गया, कब किया गया? तो 1785 में इसको स्टार्ट किया गया, है ना। मतलब इसका निर्माण किया गया 1785 में। ठीक है, इसका निर्माण कार्य शुरू होता है और इसका जो संदर्भ बताया गया है कि जब अवध में बहुत विनाशकारी जो भीषण अकाल पड़ा, तो उस समय नवाब ने सोचा कि भैया अकाल की परिस्थिति में लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। तो इसके द्वारा 1 दशक तक रोजगार प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से इसको बनवाया गया था वहां के नवाब के द्वारा। ठीक है ना। अब इसका निर्माण जो अवध के नवाब थे आसफुद्दौला, उनके अधीन करवाया गया था, उनके द्वारा करवाया गया था, आसफुद्दौला, है ना, आसफुद्दौला। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? तो भैया ये आपका जो वहां पर वर्शिप वगैरह की जाती है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। और हर साल जो है फेस्टिवल जो होता है मुहर्रम, जो अभी था आपका, है ना, तो उसको यहाँ पर सेलिब्रेट वगैरह किया जाता है। अब इसके फीचर्स क्या हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो फेमस है भूल भुलैया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सेंट्रल हॉल है ना, बड़ा इमामबाड़ा के अंतर्गत, जो जिसको वर्ल्ड में लार्जेस्ट आर्क्ड हॉल के रूप में जाना जाता है ना, आर्क्ड। ठीक है ना, आर्क्ड, जो लार्जेस्ट आर्क्ड हॉल है पूरे वर्ल्ड में, उसके एग्जांपल के रूप में इसको जाना जाता है। अब ये बना किससे है? तो लखनऊ जो आपका ब्रिक्स है, ये आकार में छोटी होती है और इसमें लाइन प्लास्टर वगैरह भी किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें किसी भी तरीके की लकड़ी या मेटल का यूज नहीं हुआ है। इसमें एक्सेप्शन ये है, गैलरीज में जो इंटीरियर है गैलरी का, वहां पर बस इसको यूज किया गया है। ठीक है ना, बाकी कहीं पर भी लकड़ी और धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। अब ये जो है फेमस है, इसमें आसफी मॉस्क्यू भी है ना, इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट है। इसके नदन साइड में जो आपका बड़ा इमामबाड़ा का जो नदन साइड है, वहां पर रूमी दरवाजा भी अवस्थित है। ठीक है ना, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इंडिया यूएस मैरीटाइम पार्टनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा न्यूज में रहता है ये आपका। ठीक है ना, और हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया और यूएस की जो मैरीटाइम पार्टनरशिप है वो लगातार जो है उसमें प्रोग्रेस किया जा रहा है, उसको सशक्त बनाया जा रहा है। उसके कई सारे रीजन है। ठीक है ना, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो आपका आईओआर रीजन है, यहां पर जो आप देखेंगे, और साउथ चाइना सी, तो यहां पर आप देखेंगे चाइना का प्रभुत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस क्षेत्र में भारत को नेचुरल अलाई के रूप में, विकल्प के रूप में कौन देखता है? यूएस। और हमारी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं तो वो यूएस से पूर्ति होती हैं। तो इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच में लगातार सारे संदर्भों में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो सशक्त किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर की पॉइंट्स बताया जा रहा है। तो भारत और यूएस ने साइन किया है बेका। ठीक है ना,
जो थर्ड आपका 2+2 डायलॉग है ना, उसके अंतर्गत। और ये 2+2 जो डायलॉग है वो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं दोनों देशों को, इसलिए उसको 2+2 बोला जाता है। फोर्थ और लास्ट ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट है ना, जो कि स्टार्ट किया गया था, अब इसके द्वारा इसको कंक्लूड किया गया है ना। अब ये जो चार थे, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले 2002 का जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, नाम सही समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इन सबको हम ब्रीफ में भी देखेंगे। इसके बाद लेमोया की बात करें तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016, उसके बाद कॉम कासा था, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और अब फाइनली बेका है, ठीक है। अब ये फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो है आपके यूएस के, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, जो भी उसके डिफेंस पार्टनर है, उसके साथ वो इस तरीके के एग्रीमेंट्स को करता है, जिसको फाउंडेशनल एग्रीमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, जब ये एग्रीमेंट हो जाता है तो जो यूएस डिफेंस डील है उसके लिए स्कोप बढ़ जाता है, ठीक है। और वो जो है कंट्रोल किया जाता है यूएस के द्वारा, कुछ कंट्रोल्ड वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं, है ना, जो डिफेंस पार्टनर होंगे यूएस के, जहां पर इस तरीके के एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, है ना, तो उनके द्वारा जो इंफॉर्मेशन है, प्लेटफॉर्म है, लॉजिस्टिक्स के जो आपके कंटेक्स्ट है, वो जो है शेयर किए जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर सीधी बात है कि जो उन्नत तकनीकी है ना, उसको लगातार अमेरिका द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है, तो उनका जो है एक दूसरे के बीच में अपने पार्टनर्स के साथ उसका एक्सचेंज किया जाएगा, है ना, ठीक है। और यहां पर कुछ शर्तें वगैरह भी लगाई जाती है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। अब जो आपके सेल किए जाते हैं यहाँ पर एडवांस कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी, जो भी आपके डिवाइसेस हैं, सिस्टम है ना, तो एयरक्राफ्ट में बता रहे हैं, ऑन द एयरक्राफ्ट, वो आपके कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अवेलेबल होते हैं इन्हीं फाउंडेशनल एग्रीमेंट के द्वारा, ठीक है। तो वो आवश्यक हो जाता है ना, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि जैसे इंफॉर्मेशन हैं, तो जो यहां पर पार्टनर्स होंगे उनके बीच में उनको जो है उनका आदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ये सब जो है वहां पर प्रावधान किए जाते हैं। और अभी तक अमेरिका ने एटलीस्ट 100 देशों के साथ इस तरीके का फाउंडेशनल एग्रीमेंट कर रखा है। अब कंट्री स्पेसिफिक चेंजेस भी होते हैं, जैसे इंडिया के लिए किया गया है ना, ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट, जिसमें सबसे जो लास्ट है, अब जिसको कंक्लूजन बोला जा रहा है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, एक आपका जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट इन 2002 है, लमोया है आपका 2016 का, और कॉम कासा है आपका 2018 का। अब सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, तो सीधी बात है कि जो आपके सैन्य सूचना से संदर्भित आपका संदर्भ है, वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, ठीक है। इससे सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगी दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में। इसके बाद आप ये किससे संदर्भित है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, तो इसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन है वो जो है पार्टनर कंट्रीज के बीच में जो है शेयर किया जाता है। तो उससे क्या होगा, कुल मिला के वहां पर जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो जो मिलिट्री कॉपरेशन है वो इनहेंस होगा कि नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद लेमोया की बात करें तो इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है ना, जैसे प्लेन्स हैं, शिप्स हैं, तो अब वो किसी कहीं पर जा रहे हैं तो उनको रिफ्यूल करने के लिए वो रुक सकते हैं, है ना, मेंटेनेंस के लिए रुक सकते हैं, तो इस तरीके से वहां पर एक्सेस मिल जाती है। कॉम कासा की बात करें तो ये अलाउ करेगा जो हमारी इंडिया की फोर्सेस हैं, है ना, उनके एडवांस प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है। यहां पर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को भी वहां पर क्या होगा, सिक्योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को हम एक्सेस कर पाएंगे यूएस से, ठीक है। जो पहले यूएस हमको इस तरीके के इक्विपमेंट्स का एक्सेस नहीं दिया था उसने, ठीक है ना, उसने डिनायल कर रखा था, वहां पर डिनाई कर दिया था। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद हम उस कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट है ना, जो सिक्योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, उनका भी एक्सेस कर पाएंगे। बेका का मतलब यह है कि एक्सचेंज ऑफ जियो स्पेशियल, जो आपकी क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। जियो स्पेशियल क्या हो गया, भू स्थानिक जो आपकी सूचनाएं होती है ना, जैसे आप जीपीएस वगैरह देखते हैं, तो वैसे मिलिट्री के संदर्भ में तो भू स्थानिक सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। तो इससे जैसे मिसाइल की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ड्रोन की जो यूटिलिटी है उसमें एनहांसमेंट हो जाएगा। तो ये संदर्भ है इसका, बहुत इजी है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद यहां पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है इस एग्रीमेंट का, तो सीधी बात है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो 2005 में हुआ, ठीक है, उसके बाद लगातार डिफेंस कॉपरेशन इंडिया और यूएस के बीच में क्या होता जा रहा है, उसमें एडवांसमेंट लगातार देखा गया है ना, उसमें रैपिड जो है वहां पर ग्रोथ देखी गई है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो 1998 में हमारे यहाँ पोखरण टेस्ट वगैरह होगा, है ना, न्यूक्लियर टेस्ट जो होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो उस संदर्भ में आप देखेंगे तो उसके बाद हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया था,
है ना, यूएस ने भी लगाया, तो उसके बाद सिविल न्यूक्लियर डील होती है हमारी, ठीक है। तब से लगातार 2005 के बाद से 1-2-3 डील भी बोला जाता है इसको, तो उसके बाद से आप देखेंगे कि लगातार हमारा मिलिट्री जो आपका कॉपरेशन है वो बढ़ा है। इसके बाद आप देखेंगे कि यूएस ने रिलैक्स किया है जो भी उसने सैंक्शंस वगैरह लगाए थे, है ना, इंडिया के संदर्भ में, तो इंडिया को फेवर किया है कहीं ना कहीं, और इंडिया को डेजिग्नेट किया मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में। ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है आपका। इसके बाद कई सारे जो है एग्रीमेंट हुए, उसके साथ ही फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी हुआ भारत के साथ, ठीक है। तो यहां पर उसका रीजन है क्योंकि जो शेयर्ड विजन है हमारा और यूएस का, भारत और यूएस का इंडो पैसिफिक रीजन में, वो सेम है, हमारे सेम इंटरेस्ट वहां पे लाई करते हैं, ठीक है। और लगातार हम जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके अपने मिलिट्री कॉपरेशन को और ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं, जैसे मालाबार एक्सरसाइज वगैरह आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह भी बोला गया है कि जो भी आपके यूएस के जो डिफेंस पार्टनर्स हैं जिनके साथ उसने फाउंडेशनल एग्रीमेंट कर रखे हैं, तो जो यूएस के द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है ना, तो ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन को लिए जो भी आपकी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है उनको एक्सेस करने के लिए वो पार्टनर कंट्रीज जो है उस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब कंसर्न क्या है, तो सीधी बात है, यूएस के ऊपर आलोचकों का कहना है कि जो भी आपके क्रिटिक्स हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भैया बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी अगर यूएस पे हमारी होगी तो वो कभी भी धोखा दे सकता है और कभी भी सैंक्शंस वगैरह लगा सकता है, उसकी ये आदत है, ठीक है ना। शत्रु राष्ट्र वगैरह घोषित कर देगा, बोलेगा कि उनसे अगर आप संबंध रखोगे तो हमारे साथ समस्या होगी। ये थोड़ा संदर्भ है, एक जो है समस्या का एक विषय है। उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार जो डिफेंस कॉपरेशन है वो हमारा रशिया के साथ, तो दिया उसका हिस्टोरिकल रीजन है कि हमारा जो रशिया के साथ कॉपरेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, डिफेंस के भी एस्पेक्ट में बहुत अच्छा रहा है, बहुत सारे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स को वहां से लेते हैं। इसके साथ लगातार हमारा यूएस के साथ भी इस तरीके का जो है वो क्या हो रहा है, भागीदारी जो है वो बढ़ती जा रही है, हमारे जो संबंध बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूएस और जो रशिया के बीच का जो टचन है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक कॉन्सर्न का क्या है, रेफरेंस है, एक कंटेक्स्ट है। इसके बाद आप देखेंगे कि यूएस जो है कई सारे सैंक्शंस वगैरह इस संदर्भ में लगा सकता है। वो बोलता है ना कि भैया रशिया से संबंध रखोगे तो हमारे साथ संदर्भ खराब हो जाएगा। अरे भाई घर की बात थोड़ी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, नेशनल इंटरेस्ट से मोबिलाइज होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी। आपके कहने पे हम थोड़ी वहां से सारी चीजों को खत्म कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैग्मेटिक अप्रोच को फॉलो करने की जरूरत है हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अगर लिख सके आप लोग, टाइम मिल जाए अगर थोड़ा बहुत भी दिन भर में 10-15 मिनट, तो प्लीज लिख के दिखाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है एडॉप्शन लॉज है ये आपका। तो यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर समाचार जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो स्थापित गोद लेने की प्रक्रिया है उसको दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, है ना। बच्चों की संख्या, जो गोद लेने वाले बच्चों की संख्या उसको बढ़ाना चाहिए, है ना, ये जो है, ठीक है। तो यहां पर बढ़ाने के उद्देश्य से ये नहीं कि आप जो प्रक्रिया बनाई गई है उसको दरकिनार कर दीजिए, तो भैया जो आपके ऐसे गिरोह हैं जो ट्रैफिकिंग वगैरह करते हैं वो वहां से गोद लेके चले जाएं बच्चों को, ठीक है। तो यहां पर एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का टाइटल है रिव्यू ऑफ गार्डियनशिप and adoption laws by the parliamentary standing committee on personal और आपका public grievances and law and justice has highlighted the following findings। तो पहली चीज ये कि इस रिपोर्ट ने बताया है कि यहां पर टोटल अभी बताया जा रहा है 2021 के संदर्भ में कि 2021 दिसंबर तक 27,939 जो आपके ऐसे प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स थे वो रजिस्टर्ड किए गए थे कारा के अंतर्गत, जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स जो आपकी अथॉरिटी है ना, कि भैया इनको रजिस्टर किया गया कि ये चाहते हैं कि ये गोद ले। अब वहां पर आप देखेंगे तो 6,996, ये सब डेटा याद नहीं रखना है, लगभग में याद रखिए, ये 28,000 लगभग हो गया आपका, ये 7,000 लगभग हो गया। तो ये जो आपका डेटा बताने हैं इसमें ऑर्फन्ड, अबेंडेंड, सरेंडर्ड जो आपके चिल्ड्रन रह रहे हैं, है ना, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में, तो वो अडॉप्ट करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन उनमें से केवल 2430 जो है आपके चिल्ड्रंस जो है उनको लीगली डिक्लेयर किया गया कि भैया ये फ्री है एडॉप्शन के लिए, बाकी को नहीं किया गया। ये एक समस्या, ठीक है ना, जटिलता, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो वेटिंग टाइम है एडॉप्शन के लिए वो बढ़ के 1 साल से 3 साल हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है। ये लास्ट 5 ईयर्स में बताया जा रहा है कि भैया जो वेटिंग टाइम था पहले 1 साल था, वो बढ़ के 3 साल हो गया, 3 गुने का। बाकी इन्फ्लेशन में कमी नहीं आई, बेरोजगारी में नहीं आई, बाकी सब संदर्भ में हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो टोटल नंबर है चिल्ड्रन के जो अडॉप्ट किए गए हैं 2021-22 में वो केवल 3175। इसमें से भी बहुत सारे लोगों को बच्चों ने वापस, मतलब बच्चों को पेरेंट्स ने वापस कर दिया है, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि ये इस रिपोर्ट ने सजेशन
डायरेक्शन दिया है कि पीरियोडिक डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्वे को कंडक्ट किया जाना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन किया जाना चाहिए कि चिल्ड्रंस को किस तरीके से, जो आपके चिल्ड्रंस वहां पर अवेलेबल है गोद लेने के लिए, उनको जो है समय समय पर सर्वेक्षण के द्वारा उनका पहचान किया जाना चाहिए कि भैया किसको जल्द से जल्द गोद लिया जा सकता है, ताकि ये जो वेटिंग टाइम है उसको कम किया जा सके। इसके बाद यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है आपकी गोद लेने की बहुत ज्यादा टाइट है ना, उसमें बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस भी देखी जाती है ना, तो उसके कारण इसको टाइट किया गया है, काफी सख्त कर दिया गया है, क्योंकि आप देखेंगे ट्रैफिकिंग वगैरह के जो आपके ट्रैफिकिंग वाले जो आपके गिरोह होते हैं वो भी इसको जो है यूज कर लेते हैं, है ना, लड़कियों को यूज कर लेंगे, बच्चों को यूज कर लेंगे, तो भैया उसके लिए इसको टाइट करना तो आवश्यक है ना, तो वो टाइट किया गया है ना, काफी सख्त कर दिया गया, वो एक यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं। अब यहाँ समस्याएं क्या है हमारे यहाँ चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड, तो सीधी बात है कि जो आपके चिल्ड्रंस अवेलेबल हैं अडॉप्ट करने के लिए और जो आपके विलिंग पेरेंट्स हैं जो उनको गोद लेना चाहते हैं, उनके बीच में ह्यूज गैप है, ठीक है ना। एक तो हमारे यहाँ ये वाली बात है ना, हमारा खून हमारा वंश, ठीक है, सब सम्राट अशोक है, तो यहाँ पर हमारा हमारा करते करते हम इतने ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं कि शादी के पहले तक बच्चे माँ बाप को थोड़ा बहुत देखते भी हैं, उसके बाद माँ बाप को भी छोड़ देते हैं और आने वाले टाइम पे वो अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं, और फिर जब उनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, और जब बच्चे उनको छोड़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि कलयुग चल रहा है। लेकिन ये आपका जो प्रकृति का न्याय है ना, वो बहुत ज्यादा शानदार है, आप किसी भी कंटेक्स्ट में देख लीजिए, ठीक है ना, इसको आप नोटिस करके देखिएगा कि हम किस तरीके से जो है अनैतिक होते जा रहे हैं, हम किस तरीके से इनह्यूमन होते जा रहे हैं। ये क्या कारण है कि हम रोबोट जैसे हो गए, हम सिर्फ फायदे के लिए लोगों से जुड़ते हैं और उसको बोलते हैं कि ये प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का फायदा उठा ले अपने फायदे के लिए, है ना। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अलग है, कोई दूसरा अगर व्यक्ति 8 घंटे काम कर रहा है तो अगर हमको उससे आगे बढ़ना है तो हम 16 घंटे काम करेंगे, लेकिन नहीं, हमने नया चीज कुछ चीजों को सीख लिया, साम दाम दंड भेद, ये पता नहीं कहां से चीजों को, चाणक्य नीति, हमने पढ़ा नहीं अर्थशास्त्र, कितने लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने उसको ट्रांसलेट करके मतलब संस्कृत में ऑलरेडी अवेलेबल है वो आपका टेक्स्ट, मैंने पढ़ा है उसको, उससे अच्छी कोई बुक ही नहीं है, उसमें जो एथिकल पर्सपेक्टिव बताया गया ना वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उसको अपने उपयोग के हिसाब से बना लिए कि किसी को बर्बाद करने को हम बोलते हैं, किसी की टांग खींचने को, किसी को पीछे करने के लिए कोई षड्यंत्र रचने को हम बोल देते हैं कि कौटिल्य कुटिल नीति। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। साप्तांग जो आपका सिद्धांत वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा विदेश नीति के लिए, वो भैया फॉरेन कंट्री के लिए, वो एक अलग है, उसको हम परिवार में लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो एक सोशल बाउंडिंग जो है वो टूट रही है, सोशल हार्मनी कम हो रही है, उसका बहुत बड़ा रीजन, और इन्हीं सबको मोबिलाइज करते हैं हमारे लीडर्स, इन्हीं सबको मोबिलाइज, जो हमारी कमी है इसी का फायदा वो उठाते हैं। इसलिए देश का यथोचित जो विकास होना चाहिए, जिस संदर्भ में भारत का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है ना। सिर्फ स्लोगन से नहीं होगा, पार्टी कोई भी आ रही है, लेकिन क्या आपको उस तरीके की जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो दिखाई दे रहा है? आप खुद देखिए 1950 से लेके जो राजनीतिक शुचिता का जो हनन हुआ है ना, नेहरू की जो आपकी सरकार थी उसमें उनके विपक्ष को भी उतना ही जो महत्व दिया जाता था, उनकी बातों को भी माना जाता था। अब तो भैया जिसकी सरकार बन गई वही सब कुछ है, तो ये अपनी अंदर की राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण देश को खाए जा रहे हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है और युवाओं को यहाँ इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, लेकिन युवा बेरोजगार है बेचारा, जाए कहां? समझने की बात यही है ना। तो वही डेमोग्राफिक डिविडेंड, वही डेमोग्राफिक डिजास्टर, है ना, ये चर्चाएं जो है इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक यहाँ पर, सेकंड पॉइंट जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपके बच्चों को वापस करने की जो दर है उसमें असामान्य वृद्धि हुई है 2017 से 19 के बीच में, और ये जो वापस किए जाने वाले बच्चे हैं सभी बच्चे, उनमें से 60% गर्ल्स हैं, 24% जो है आपके डिसेबल्ड या जिनको स्पेशल नीड्स की आवश्यकता होती है ना, और बहुत सारे इसमें से 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं। अब इसका प्राइमरी रीजन ये बता रहे हैं कि भैया ये जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, जो ओल्डर चिल्ड्रन है, इनको एनवायरमेंट एडजस्ट करने में, अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम होता है, जो आपका फैमिलीज का होता है, नॉर्मल है ये। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके लिए काउंसलिंग की जानी चाहिए, है ना, पेरेंट्स की भी और चिल्ड्रंस की भी, दोनों की, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो मतलब वर्तमान संस्थाएं हैं वो बच्चों को नए परिवार में कैसे रहना है, कैसे उनको उसके लिए समर्थ बनाना है, तो उसको वो समर्थ बनाने में कहीं ना कहीं फेल साबित हुई है, वो आपकी विफल साबित हुई है। इसके बाद आप देखेंगे कि विकलांग बच्चों को गोद लेने की अनिच्छा, है ना, 2018-19 में, अरे भैया अपने घर के लोगों को लोग नहीं रख पा रहे हैं तो गोद लेके कैसे रख पाएंगे, वो भी डिसेबल्ड को। आप सोचिए ना, ये पूरी की पूरी मानवतावाद से जुड़ा संदर्भ है आपका, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायसनेस है ना, और ये सबके अंदर है, हमारे अंदर,
दूसरे के अंदर सबसे पहले सारी चीजों को अपनी पर्सनालिटी में जो है वो इवैल्यूएट करके देखना चाहिए, तभी हम किसी दूसरे की चीजों को हम इवैल्यूएट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर यही बोला गया है कि केवल जो 2018-19 में देखे तो 40 विकलांग बच्चों को गोद लिया गया था, और वो उस वर्ष में जो टोटल बच्चे गोद लिए गए उसका केवल 1% था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि कई मौकों पर देखा जाता है कि जो गरीब जो पिछड़े परिवार के बच्चे हैं उनको जो आपके गिरोह वगैरह हैं, स्कैम करने वाले जो आपके ट्रैफिकिंग वगैरह से जुड़े आपके गिरोह हैं, वो उनको ले जाते हैं, है ना, फीमेल्स को, अविवाहित महिलाओं को, और फिर तस्करी वगैरह में उसको जो है यूज करते हैं वो। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है कपल के लिए हमारे भारत देश में जो अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो है उनको प्रूव करना पड़ता है कि वो मैरिड है और उनका जो है खुद का अपना कोई बच्चा नहीं। बहुत सारी शर्तें हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि जो मेनली वहां पर मेन बेसिक एक आपकी रिक्वायरमेंट है वो एक कपल मैरिड होना चाहिए और उनके पास उनका बच्चा वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस लॉ के अंतर्गत रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है इनवैलिडिटी किसकी, LGBTQ+ मैरिजेस और उनके रिलेशनशिप को। इसके बाद आप देखेंगे कि इलीगल जो एडॉप्शन है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है लगातार। ठीक है ना, और यहां पर जो है लगातार उसमें वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, अब यहां पर वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले तो मेंटल लेवल पे काउंसलिंग की आवश्यकता है बच्चों की, है ना, तो संस्थाओं को काम करना चाहिए। अब ये कई सारे जो एनजीओ हैं वो उसमें क्वेश्चन मार्क लगता रहता है कि वो गलत यूज करते हैं, है ना, अपने बच्चे दूसरे के बच्चों को हम बच्चा कहां समझते हैं। आप देख लीजिए कि एक ही घर में पता चला कि खाना परोसा जा रहा है तो अपने बच्चे को ज्यादा घी लगा के दे रहे हैं, दूसरे बच्चों को नहीं दे रहे, तो यहां से आपकी पर्सनालिटी शो होती। प्रेम एक अलग चीज है, ठीक है, और आपका वैयक्तिक जो आपका संदर्भ है, ये आपका जो व्यक्तित्व है वही डिसाइड करता है। भैया समाज है क्या, आप खुद सोचिए, समाज व्यक्तियों से मिला हुआ है, व्यक्ति ही उसकी एक इकाई है ना। अब जब हर व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे करप्ट हो जाएगा तो समाज में भ्रष्टाचार आएगा कि नहीं। हम कब तक चिल्लाते रहेंगे कि समाज भ्रष्ट है, समाज, हम खुद नहीं बोल, हम भ्रष्ट हैं, इतनी बोलने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए ना। अरस्तु, सुकरात, इन सब के स्टेटमेंट आप देखेंगे तो बोलेंगे कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान इसलिए हूं पूरे विश्व में क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। अब देखिए यही बात है, आप जितना ज्यादा चीजों को एक्वायर करते जाएंगे नॉलेज के सेंस में, है ना, तो अब मैं बात कर रहा हूं तो उतना ज्यादा आपको लगेगा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा और मुझे पढ़ना है। और वही होता है कि हल्का सा पढ़ा और दूसरे से जाके क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़ा, आज हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया, अब हम ढूंढ रहे हैं कि किससे पूछ ले और ना बने, और जैसे ही वो नहीं बता पाए खुश हो गए। अरे इससे क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, एथिकल पर्सपेक्टिव है इसका। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो मेन कंसर्न है एडॉप्शन में, कारा वगैरह को जो बनाया गया है, तो क्यों बनाया गया है, ये बच्चों के वेलफेयर के लिए, तो ये चिल्ड्रंस के वेलफेयर को ही यहाँ पर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बच्चों की पीड़ा पर ध्यान देना जो है हमारे देश की भी प्रायोरिटी है, तो इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारे जो दत्तक ग्रहण पारिस्थितिकी तंत्र है ना, ये जो भी हमारा पूरा एडॉप्शन इकोसिस्टम है, ये कहां पर सेंटर्ड है, पेरेंट सेंट्रिक अप्रोच है, जबकि इसको बदल के चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच में कन्वर्ट करने की इसको जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये रख सकते हैं आप अपने पास, है ना। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो नई जगह पे जाएंगे, जब उनको अडॉप्ट किया जाएगा तो उनको किस तरीके से वहां पर एडजस्ट होना है ना, तो उनको वहां पर किस तरीके से अनुकूलन को अडॉप्ट करना है ना। कुल मिला के ये है कि अनुकूलन को वहां पर मोबिलाइज करना है, किस तरीके से वहां पर वो अडॉप्टिव हो जाए, किस तरीके से उस चीजों को एक्सेप्ट कर पाए, इसके लिए उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो उनको काउंसलिंग दी जानी चाहिए अच्छे तरीके से। इसके बाद यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि चिल्ड्रन को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए एज एन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द एडॉप्शन प्रोसेस। ये नहीं कि भैया वो बैठा हुआ है, चिल्ड्रन को देख ही नहीं रहा, कोई भी अडॉप्ट कर ले, कोई भी अडॉप्ट कर ले, तो ये दोनों तरफ से जो है यहाँ पर देखना चाहिए। वो कंसर्न का एक सब्जेक्ट है कि दोनों तरफ से देखना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी पेरेंट आ गए वहां पर बोल दिया तो उनको दे दिया आपने, नहीं, दोनों तरफ से जांच, वो पेरेंट्स कैसे हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी फैमिली कैसी है, फिर वो बच्चे को अगर वहां पर एडजस्ट करना है तो वहां पर उसको काउंसलिंग वगैरह की आवश्यकता है। तो इस पूरी प्रोसेस को जो है वो इम्पार्शियल मैनर में एग्जीक्यूट किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद जो एडॉप्शन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो स्थापित प्रक्रिया है उसको बाईपास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज का, आर्कटिक वार्मिंग, रेगुलर हम लोग इसको भी करते हैं, ग्लोबल कवर करते हैं, और ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। की पॉइंट्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अभी एक
मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट आया है कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरमेंट जर्नल का। तो उसने बोला कि भैया जो आपके पूरे वैश्विक तापन की जो प्रक्रिया चल रही है, वैश्विक तापन जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, विश्व का तापमान, तो उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो पूरे जो ग्रह है, जो पूरी पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे कई गुना तीव्र गति से आर्कटिक जो रीजन है उसका आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि यहां पर जो वार्मिंग लगातार बढ़ रही है आर्कटिक रीजन में, ये कॉन्सेंट्रेटेड है आपका आर्कटिक का कौन सा रीजन, जो आपका यूरेशियन वाला आपका पार्ट है ना, जो आर्कटिक का यूरेशियन पार्ट है वहां पर, जहां पर बैरिंग सी है आपका, है ना, रशिया का आपका नदन पार्ट और नॉर्वे का। ठीक है, नॉर्वे वाला रीजन और रशिया का नदन पार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका अलार्मिंग स्टेट में है। ये पूरे जो ग्लोबल एवरेज अगर हम देखें कि जिस तरीके से टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उससे 7 टाइम्स फास्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप इसके कारणों में देखेंगे तो बहुत सारे कारण हैं। पहली चीज तो ये आइस एल्बिडो फीडबैक। एल्बिडो का मतलब क्या, कि जो आपकी सौर विकिरण आ रही है, तो जहां पर आपके बर्फ वगैरह का जमाव है ना, पूरा बर्फ का आच्छादन है इस क्षेत्र में, है ना, आपका ये अपर लैटिट्यूड है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जब वो आती है सौर विकिरण, तो वो वहीं से क्या हो जाती है क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर वो रिफ्लेक्ट हो गई तो वहां का टेम्परेचर जो है वो ठीक रहेगा, तो वो आपकी मेल्ट नहीं होगी। लेकिन जब ये एल्बिडो कम हो जाएगा, जब इन विकिरणों का जो सोलर इंसुलेशन आ रहा है, इसको जब वो एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, तो वहां पर तेजी से आइस मेल्टिंग देखी जाएगी। ये रीजन होगा एक। दूसरा लैप्स रेट फीडबैक, सिंपल सा है। वाटर वेपर फीडबैक, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो जाएगा, सीधा सीधा सब कुछ है ना। तो अब जो आपका वाटर वेपर है, ये आप जानते हैं कि जैसे CO2 का जो एमिशन होता है, उससे ज्यादा अगर आप देखें तो ज्यादा आपका हानिकारक वाटर वेपर है। ठीक है, ठीक। इसके बाद कार्बन साइकिल फीडबैक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका महासागर ताप परिवहन है, तो सीधी बात है कि जो ओशियन हीट ट्रांसपोर्ट है ना, तो ये सब जो है प्राइमरी कॉज है। और इसका रीजन देख लेते हैं। आइस एल्बिडो फीडबैक मैंने पहले ही बता दिया आपको, सॉरी। ठीक है, अब यहां पर आइस एल्बिडो वाला वही फंडा है कि जिस तरीके से वैश्विक बर्फ का आवरण घटता जा रहा है, तो जो परावर्तित होती थी जो सौर विकिरण, उसकी आवृत्ति कम हो गई, उसकी मात्रा कम हो गई, तो भैया सौर विकिरणों का अवशोषण हो जाता है, जिससे सतह गर्म हो जाएगी और वहां से आइस मेल्टिंग वगैरह स्टार्ट होता जा रहा है। तो जो आपका वैश्विक बर्फ का आवरण था वो कम होता जा रहा है ना। ठीक। अब क्रायोस्फेयर पे ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है कौन, यूपीएससी। बताइएगा किस ईयर में किया गया था और क्रायोस्फेयर क्या होता है। तो यहां पर जो दूसरा पॉइंट लिखा गया है, ये लैप्स रेट फीडबैक है। अब इसको समझिएगा, बिल्कुल सीधी बात है, ये आपका कन्वेक्शनल करंट से रिलेटेड है। ठीक है ना, कन्वेक्शनल मतलब जो संवहनीय तरंगे होती है। आप समझिएगा कि जहां पर भी गर्म हवाओं का, या जहां पर टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो जाता है ना, मतलब जहां पर तापमान बढ़ जाता है, वहां पर जो हवाएं होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। रेनफॉल के कंटेक्स्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए साइक्लोन वगैरह भी पढ़ा होगा आपने, एंटी साइक्लोन भी पढ़ा होगा, जहां पर बहुत ज्यादा गर्म है, तापमान जो है वो ज्यादा है, बढ़ जाता है, तो जब आपके किसी भी क्षेत्र में अगर तापमान बढ़ जाता है, तो वहां हवाएं गर्म होकर क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं, और उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवाएं नीचे आती है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, वही है लैप्स रेट। अब यहां पर ये जो आपका लोअर लैटिट्यूड है, यहां पर नेगेटिव फीडबैक होता है इसका, और पॉजिटिव फीडबैक होता है हायर लैटिट्यूड में। अब इसको देख लेते हैं, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, लोअर लैटिट्यूड में आप देखेंगे कि जब एयर जो है आपकी वार्म हो जाएगी, मतलब किसी भी सतह पर अगर बात कर रहे हैं लोअर लैटिट्यूड में, अगर तापमान बढ़ जाएगा, तो वहां पर जो हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर उठेगी और रिलीज करेगी लेटेंट हीट को। ठीक बात है। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट जो होगी वो प्रेजेंट होगी, जो संवहनीय तरंगे कहलाती है ना। संवहनीय वर्षा वगैरह भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक। अब यहां पर हीट जो है उसको ट्रांसपोर्ट करके कहां पर पहुंचा दिया जाता है, एक तरीके से गर्म होकर हवा ऊपर उठी, जैसे जैसे ऊपर उठेगी तो उसमें जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी और वो ठंडी हो जाएगी, तभी तो बारिश होगी। इसका मतलब ये कि ये जो आपका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है हीट, वो कहां, हायर लैटिट्यूड्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका निचला जो आपका सरफेस होगा वो आपका कूलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात है। और हायर लैटिट्यूड्स में आप देखेंगे तो सीधी बात है कि यहां पर कन्वेक्शनल करंट प्रेजेंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कम होगा, तो भैया हीट को ट्रांसपोर्ट किया ही नहीं जा सकेगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी यहां पर टेम्परेचर जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ठंडा ही बना रह जाएगा। ठीक है, और वहां पर जो आपकी वायुमंडलीय परतें हैं, वहां तक संवहनीय ताराओं की तो उपस्थिति है नहीं, अनुपस्थिति है।
ठीक है, तो वो ऊष्मा जो है उच्च वायुमंडलीय परतों तक नहीं पहुंच पाती है और वो निचले स्तर पर फंसकर रह जाती है। उसी के कारण जो है सतह का तापमान जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, लैप्स रेट। ठीक है, अब यहां पर ये समझिएगा कि वाटर वेपर जो आपका फीडबैक क्या है, तो सीधी बात है कि जिस तरीके से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो बढ़ता जा रहा है, तो उससे जो है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर भी राइज होगा। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल देखेंगे तो CO2 से ज्यादा पोटेंशियल वार्मिंग की वाटर वेपर के अंतर्गत होती है, तो सीधी बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगा। कार्बन साइकिल फीडबैक की बात करें तो आप लोगों को पता है कि जो कार्बन का सबसे बड़ा दो आपके रिजर्वायर हैं, जो कार्बन के दो मुख्य भंडार हैं, वो एक महासागर है और दूसरा आपका टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है। ठीक है, अब वैश्विक तापमान की वृद्धि के साथ साथ ये जो रिजर्वायर है इनकी क्षमता में कमी आ सकती है, और जब ये कमी आ जाएगी तो वही कार्बन रिलीज हो जाएगा किसमें? एटमॉस्फेयर में। तो भैया जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा और हरित गृह गैस की सांद्रता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी इससे। ठीक है, आर्कटिक मेल्टिंग वो हमने देख लिया, वो सब रीजंस देख लिए। अब इसके बारे में कुछ जो है पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि 21st सेंचुरी के मतलब स्टार्टिंग में स्टडीज जो है वो बताती हैं 20वीं सदी की शुरुआत से पहले आर्कटिक क्षेत्र में जो आपका ऊष्मा की दर बढ़ रही थी, मतलब जो तापन की जो आपकी प्रक्रिया थी, है ना, वो जो बढ़ रही थी वैश्विक दर के 2 गुने से गर्म हो रहा था वो। लेकिन लास्ट 2 डिकेड्स में आप देखेंगे तो केवल 2 दशकों में ही इसके 2 गुने से अधिक बढ़ने की संभावना जो है वो यहां पर दर्शाई गई है। इसके बाद आप देखेंगे कि मई 2021 में आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम ने वार्न भी किया था कि भैया ये अलार्मिंग सिचुएशन है, प्लैनेट जिस रेट से जो है आपका गर्म हो रहा है, वार्म हो रहा है, उससे 3 गुना ज्यादा वृद्धि यहां पर वार्मिंग की हुई है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो यह जब इतना गर्म हो जाएगा तो वहां पर आइस वगैरह मेल्ट होगी ही होगी, है ना। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि ये भी चांसेस हैं कि अगर हमारे ग्रह में, पृथ्वी पर अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है ना, अगर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक अगर गर्म होती है पृथ्वी, तो भैया गर्मियों में यहां पर जो समुद्री बर्फ है उसके पूरी तरीके से गायब होने की संभावना 10 गुना तक बढ़ सकती है। ठीक है, इसके प्रभाव क्या होंगे? तो सीधी बात है, परमाफ्रॉस्ट जब मेल्ट होगा, जो आपका पूर्णतः बर्फ आच्छादित क्षेत्र है, जब वो आपके कम हो जाएंगे या वहां पर बर्फ का जो है आपका पिघलना जारी रहेगा, तो सीधी बात है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस वहां पर ट्रैप्ड है वो आपकी बाहर निकलेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीमेंट देखा जाएगा। इसके बाद सी लेवल्स भी बढ़ेंगे वहां पर, है ना। सीधी बात है, बर्फ पिघलेगी तो जल स्तर बढ़ेगा, तो भैया जो जल के किनारे द्वीपीय राष्ट्र हैं वो आपके जलमग्न हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इससे जो ओशियन का कंपोजिशन है वो भी चेंज होगा, एसिडिफिकेशन बढ़ सकता है, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट बायोडायवर्सिटी पे भी पड़ सकता है, मरीन बायोडायवर्सिटी अफेक्टेड होगा। और आपको पता है कि ये बहुत ज्यादा एनरिच्ड एरिया है, बायोडायवर्सिटी के प्रोडक्टिविटी के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, टेम्परेचर भी जो वहां पर होना चाहिए उसका भी कंपोजिशन चेंज होगा, तो उससे कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी जो है मरीन की, है ना, मरीन बायोडायवर्सिटी वो आपकी इफेक्टेड होगी। ठीक है, और ये पूरे के पूरे एनवायरमेंट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि एक्सट्रीम जो वेदर आपके फिनोमेना देखा जा रहा है उसमें उसकी आवृत्ति में भी वृद्धि होगी, जैसे इंटेंस रेनफॉल हो सकता है, साइक्लोन की जो आवृत्ति है उसमें वृद्धि देखी जा सकती है ना। तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ सकती है। भारत के जो आपके संदर्भ में बात करें तो इंडियन मानसून में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो सीधी बात है कि एक्सट्रीम रेनफॉल देखा जा सकता है ना। लेटर हाफ में जो मानसून का पीरियड होता है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, है ना, तो आप देखेंगे इसी साल देख लीजिए कि किसी किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और किसी किसी क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है। वैसे नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा कहीं कहीं बारिश हुई है, तो कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है। तो इस तरीके की जो आपकी विषमताएं हैं उनमें और वृद्धि देखी जा सकती है। तो इसके समाजार्थिक प्रभाव हमेशा नेगेटिव देखे जा सकते हैं बहुत हद तक। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे अरब सागर में टेम्परेचर, सी सरफेस जो टेम्परेचर अगर वो बढ़ेगा तो समुद्री बर्फ जो है वहां पर वो कम होगी, है ना, उसके कारण ही बढ़ेगा वो तापमान। अगर वो बढ़ेगा तो जो वायुमंडलीय परिसंचरण उसमें परिवर्तन होगा, आर्द्रता में वृद्धि होगी, भारी वर्षा की जो आपकी घटनाएं हैं उसमें वृद्धि देखी जा सकती है, तो बाढ़ वगैरह की समस्या यहाँ इससे भी हो सकती है, बढ़ सकती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका भारतीय तट का जो समुद्री जल स्तर है उसका जो वैश्विक एवरेज जो रेट है उसकी तुलना में काफी अधिक दर से वो आपका बढ़ रहा है। इस वृद्धि के कारण क्या, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, विशेष रूप से जो आर्कटिक क्षेत्र है, इसमें समुद्री बर्फ का पिघलना भी जो है मेन कारक के रूप में सम्मिलित है। नॉर्मल से पॉइंट है आपके, ठीक है। और वो सीधी बात है कि जो आपके
एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना है ना, उसमें वृद्धि देखी जा सकती है। इसका क्रक्स यही, ये लिखने की कला है तीनों पॉइंट में। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोग लिखिएगा, है ना, और मैं प्रतीक्षारत हूं कि किस दिन जो है पहला आंसर आए, है ना, तो मैं देखूं उसको। अब देखिए इसमें आप हेजिटेट मत, मैं लिखूंगा तो क्या लगेगा। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमको हर चीज में अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हमको ये फील होता है कि यार हम लिखेंगे तो बेइज्जती। किस चीज की बेइज्जती? कोई बेइज्जती नहीं है। पढ़ने के लिए बेशरम बनना पड़ता है। जो नहीं समझ में आए आप नहीं पूछोगे तो भैया आप पढ़ क्यों रहे हो? आपका डाउट तो क्लियर ही नहीं हुआ ना, और जब क्लियर नहीं हुआ तो वो डाउट बना रहेगा, तो वो आपके लिए मैन मेड डिजास्टर के रूप में काम करेगा। ये जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू कोल्लेरू लेक से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है, साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसके बारे में स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये आपका इंडिया में, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक है एशिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, शैलो याद रखिएगा, है ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। ये कहां पर लोकेटेड है? तो भैया अगर आपको पता है, ज्योग्राफी के बारे में अंदाजा है, तो आप लोगों को पता है कि कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में लोकेटेड है, बिल्कुल ठीक बात है, तीसरा स्टेटमेंट। और चौथा स्टेटमेंट है कि इसको 1999 नवंबर 1999 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया था, बिल्कुल ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अब बताइएगा कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में और गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इतना तो कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं, है ना। और इसके ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। लास्ट स्टेटमेंट ये है कि इसको 2002 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट जो आपका वेटलैंड होता है, जो एक लिस्ट बनाई जाती है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड की, जो आपकी लिस्ट है ना, जो आपकी सूची है, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया, बिल्कुल ठीक बात है। पांचों के पांचों स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है, ठीक है ना, मैप दिखाया गया है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये वो कॉस्ट है जो पे की जाती है मर्चेंट के द्वारा बैंक को फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स वाया डिजिटल मींस, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसको एक्सप्रेस किया जाता है जो भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट होता है उसके परसेंटेज के रूप में, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, सही ही बताना था, तो इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट सी हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए और एक कमेंट कर दिया करिए अगर आप वीडियो देखते हैं, है ना, कि इससे ये समझ में आता है कि दोनों तरफ से जो है वो कम्युनिकेशन हो रहा है। और मेरे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए ये आपका जो किया गया वैल्यूएबल कमेंट है ना, वो हमारे लिए एक तरीके से कॉन्फिडेंस का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।